नतीजों पर फोकस। उन कंपनीज के नतीजे देख लेते हैं जिनके नतीजे वीकेंड्स में आए थे। इम्पैक्ट तो हालांकि स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन अब उसके आगे का एनालिसिस करते हैं कि जो लोग ट्रेड में फंस गए मॉर्निंग में उनको क्या कैसे निकलना है। एचडीएफसी बैंक का शुरुआत करते हैं। बाजार का दिग्गज बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 10% बढ़ती हुई दिखाई दी। प्रॉफिट में करीब 5.5% का जंप। ग्रॉस एनपीए थोड़े से बड़े हैं, 1.3% से बढ़कर 1.4। कासा डिपॉजिट थोड़ा घटा है, 35.3 रह गया 37.6 से। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर जो एचडीएफसी ग्रुप के साथ बनी है वो है कि इनकी सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का साइज करीब 12,500 करोड़ रुपए रहेगा। आईपीओ में एचडीएफसी बैंक अपना 10,000 करोड़ रुपए का हिस्सा बेचेगा। एचडीबी में जो बैंक का हिस्सा है वो 94.6% है। 10,000 करोड़ का ओएफएस मान लीजिए और बाकी जो 2,500 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी जारी होगी। तो इस तरह से 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ बैठेगा और 94.6% ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक का इसमें हिस्सा है। और एचडीबी की अगर मौजूदा वैल्यूएशन देखें तो हम कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देख रहे थे, उनके हिसाब से करीब 1 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी की वैल्यू बनती है। तो एचडीबी में जो एचडीएफसी बैंक का स्टेक वैल्यू है, अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर 1,750 रुपये चल रहा है तो उसमें करीब 126 रुपये की वैल्यू एचडीबी फाइनेंशियल की है। एचडीबी का Q2 में प्रॉफिट भी 590 करोड़ रुपए रहा है इस क्वार्टर में, यानी कि अब माना जा रहा है कि आईपीओ हो सकता है दिसंबर तक आता हुआ दिखाई दे, लेकिन सितंबर 2025 से पहले तो इनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने ही इस तरह की गाइडलाइंस निकाली हुई कि आपको अपनी जो एनबीएफसी सब्सिडी है उसका आपको लिस्ट कराना है सितंबर 2025 से पहले। सनी सर, पहले मैं एचडीएफसी बैंक को लेना चाहता हूँ। इसको रिजल्ट्स के एंगल से देखना ठीक था आज, या इसको इस कंपनी की जो सब्सिडरी का आईपीओ लिस्ट होगा उसके एंगल से मार्केट ज़्यादा देख रहा है आज? आई थिंक दोनों ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। रिजल्ट डेफिनेटली थोड़े से उम्मीद से थोड़े से बेहतर आए थे, बट कहीं ना कहीं जो एक एलसीआर को, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को कहीं ना कहीं एक उम्मीद से पहले इम्प्रूव करने का एक गाइडेंस जो दिया है एचडीएफसी बैंक ने, उसके चलते सभी एनालिस्ट ने इनका जो ग्रोथ की जो एस्टिमेट है वो अपने मॉडल में कम करी है। और जो फेयर वैल्यू आ रहा है एवरेज में कहूंगा 2,000 से 2,100 के आसपास का आ रहा है एचडीएफसी बैंक का। और रही वैल्यू अनलॉकिंग की बात थ्रू एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन दैट वाज एन ऑन एन एक्सपेक्टेड लाइन। ये कोई नई बात नहीं है, एंड डेफिनेटली जब भी इसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा सम ऑफ द पार्ट्स में एचडीएफसी बैंक में ऐड किया जाएगा। अगेन जब होगा तब एनालिस्ट इसको ऐड करेंगे अपने वैल्यूएशन में। अगेन इट वाज ऑन एन एक्सपेक्टेड लाइन। बिल्कुल। तो सर आज चूंकि 2.5-3% ये गैप अप हो चुका है, तो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म वाले, और ट्रेडर्स वो जो कि जिन्होंने आज ट्रेड ले लिया, तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इस एक्सपायरी तक कुछ मिल पाएगा उनको? अगेन मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक इज द स्टॉक विच विल टेस्ट योर पेशेंस, एंड ये मत उम्मीद करना कि 1,700 वाला 2,000 तुरंत इमीडिएटली 2-3 महीने में हो जाएगा। अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉल। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, एनालिस्ट का एटलीस्ट 2 साल का फोरकास्ट होता है, तो 18 से 24 महीने का कॉल होता है वो। तो इट्स अ स्लो एंड स्टेडी मूवर, एंड एट अ करंट जंक्चर तो फेयर वैल्यू है 2,000 और 2,100 के बीच की फेयर वैल्यू है। और रही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात, तो अगेन शॉर्ट टर्म में लग तो रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक में अपमूव आया है, बट अगेन आई वुड रिकमेंड यू टू कीप अ स्टॉप लॉस इफ यू आर अ ट्रेडर। जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, जो यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका 1 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 2 रुपए का रिवॉर्ड ध्यान में रखते हुए इसमें स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता है। जी सर, आज जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक से भी पड़ रहा है। अगर कोटक साथ दे देता तो शायद बैंक निफ्टी अच्छे से सर्च कर जाती, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सपोर्ट दे रहा है, वहीं कोटक उसी निफ्टी के मोमेंटम को ख़राब कर रहा है। एक बार कोटक के नतीजे पढ़ देता हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम तो 11.5% बढ़ी, प्रॉफिट 5% बढ़ा, लेकिन जो बाकी डेटा थे वो उतने इनक्रेजिंग नहीं थे। सर कैसे देखें कोटक बैंक को? अब 6% तो ये टूट चुका है, क्या और टूटेगा, या यहाँ से जिनके पास है वो एवरेज कर लें, या जिनके पास नहीं है तो ल्यूक्रेटिव लेवल है 6% नीचे मिल रहा है? आई थिंक अगेन कोटक इज ऑफ द सेम पेडिग्री ऑफ एचडीएफसी बैंक, जो कि आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और थोड़े से नतीजे ठीक ठाक आए थे, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नंबर हमने कोटक से आते नहीं देखे।
एंड वन ऑफ द रीजन वॉज कि कहीं ना कहीं जो बैन लगा हुआ है ऑनलाइन कस्टमर ऑनबोर्डिंग को लेकर के, उसका इम्पैक्ट हमने नतीजों में आते देखा है। बट विद द न्यू सीईओ एट द हेल्म, आई एम श्योर दैट द बैंक विल परस्यू एन एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी henceforth। तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबा है, व्हेन आई से लंबा, अगेन आई एम reiterating the fact, at least the 12 to 18 months, then definitely one can consider Kotak to add in the portfolio. Again, no need to go and deploy entire capital at one go today. Maybe you can deploy money through SIP route in Kotak over the period of next 3 to 6 months. 3 से 6 महीने में एसआईपी रूट के जरिए धीरे धीरे करके कोटेक को ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। सर एक रिजल्ट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एमआरपीएल। इसके हम बात भी कर रहे थे कि रिफाइनिंग कंपनीज के जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक होने वाले थे, रिलायंस ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था। लेकिन एमआरपीएल में हम काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं, दर्शक भी काफ़ी सवाल पूछते हैं कि इसमें करना क्या। और देखिए कंपनी ने अब कर दिया, जो होना था वो हो गया। कंपनी का लॉस आ गया करीब 697 करोड़ रुपए का, और 1052 करोड़ का इनको प्रॉफिट था, और अब वहाँ से गिर के लॉस आ गया। और रेवेन्यूज़ तो 26% बढ़े हैं। आज ना सिर्फ एमआरपीएल गिरा हुआ है, इनफैक्ट चेन्नई पेट्रो भी गिरा हुआ है, क्योंकि चेन्नई पेट्रो के कल नतीजे आने में वाले हैं। उनका भी सेम बिजनेस मॉडल है ऑलमोस्ट, वो भी रिफाइनिंग प्योर प्ले है। सर कैसे देखें इन दोनों ही शेयर्स को? डेफिनेटली अगर आप जीआरएम देखेंगे एमआरपीएल के Q2 में $0.5 पर बैरल था, जो कि यही जो था $17 पर बैरल था पिछले साल के क्वार्टर में। वाई वाई कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि काफी शार्प करेक्शन हमने मार्जिन स्प्रेड में आते हुए देखे हैं। Again, margins are something which are not permanent. I think इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली ऑफ लेट हमने होती दिखी। और जब भी जीआरएम प्रेशर में, इसका मतलब ये कि ग्लोबली डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को लेकर के। आई थिंक आई वुड लाइक टू अवॉइड एट अ करंट जंक्चर। लेट्स सी जीआरएम जो है जो कि काफी एनालिस्ट ट्रैक करते हैं, एंड दैट डेटा इज इजीली अवेलेबल। So I will recommend investor or trader to track that data on a daily basis, and then accordingly deploy a fresh capital in stocks like MRPL or Chennai Petro. बिल्कुल। तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी मिल गई है। लेकिन स्ट्रैटेजी देने के लिए हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार विवेक जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सनी जी नमस्कार। सनी सर, केवल आपको चलने से पहले सर मैं आपकी कुछ रिकमेंडेशंस जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। या डेफिनेटली मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी शैले होटल, CHALET। एंड अगेन इसको चूज करने का कारण ये है कि बेसिकली कंपनी के दो बिजनेस है, एक है कमर्शियल पोर्टफोलियो एंड वन इज द होटल पोर्टफोलियो। और इसे हमने आज ही हमारे दिवाली पिक में भी रिकमेंड किया है। तो हमने 12 दिवाली पिक दिए, उसमें से एक पिक मैं आपको शैले होटल के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो बेसिकली 25 to 30% रूम इन्वेंट्री एडिशन एज वेल एज कमर्शियल पोर्टफोलियो में हम एडिशन होते देखेंगे। और कंपनी ने रिसेंटली अप्रैल मंथ में 1000 करोड़ की QIP करी थी, जिसके चलते इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 1.6 था वो घट करके 0.6 हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट डिलीवरेजिंग भी होते हमने देखा है होटल में इंडस्ट्री में। एंड एट द सेम टाइम काफी मार्की ब्रांड के ऑपरेटर हैं, जैसे मैरियट हो गया, वेस्टिन हो गया, एंड अगेन लोनावला खंडाला बेल्ट में ड्यूक्स हो गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल मैनेज होटल। एंड प्रीडोमिनेटली इनका जो एक्सपोजर है मुंबई मार्केट में ज्यादा है, 70-75% बिजनेस मुंबई मार्केट से आता है, विच इज अगेन अ वेरी हाई ऑक्यूपेंसी मार्केट। तो मुझे लगता है कि शैलेट होटल मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 1100 के प्राइस टारगेट से ऐड किया जा सकता है। जी सर, एक ही पिक है या दूसरी दो पिक हैं? या दूसरी पिक है, दूसरी पिक थोड़ी सी मेरी वैल्यू पिक रहेगी। अगेन कोल इंडिया को हमने चूज किया है इन सच अ वोलेटाइल एनवायरनमेंट, जहां मार्केट काफी वोलेटाइल हो चुका है। तो कोल इंडिया वी हैव चोजन, अगेन द रीजन बीइंग दैट जो कोल इंडिया में फर्स्ट हाफ जो होता है वहां हम देखते हैं कि 40% कोल का प्रोडक्शन होता है, और जो सेकंड हाफ है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द 60% ऑफ द कोल प्रोडक्शन। अगेन अ प्रॉक्सी प्ले ऑन पावर एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये साल का जो टारगेट है तकरीबन 830 मिलियन टन का, हमें लगता है कि कंपनी अचीव कर लेगी।
और at the same time at current market price dividend yield is 5%, okay, free cash flow yield is 5 to 6%। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन वोलेटाइल एनवायरनमेंट थोड़ा कुशन प्रोवाइड करता है डाउन साइड को लेकर के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से 593 के प्राइस टारगेट से ऐड। बिल्कुल, तो दो कॉल कोल इंडिया यहाँ पर 593 का टारगेट और शेलेट होटल यहाँ पर भी सर की दिवाली पिक है जिसमें कि सर ने टारगेट्स दिए 1106 के और यहाँ पर 868 रुपये चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 30 से 40% का रिटर्न इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिलेगा। सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, बाय। थैंक यू सर। अंशुल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी शौर्य भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, एक कोटक बैंक आज गिरा हुआ है, HDFC चढ़ा हुआ है, आज क्लाइंट से क्या इंटरेक्शन है, किसको खरीदवाया, कुछ बोला क्लाइंट को कि कोटक खरीद लो सस्ता मिल रहा है, या HDFC के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो इसको खरीद लो, ये और चलेगा? देखिए विवेक, ये HDFC बैंक ऑलरेडी क्लाइंट्स को हमने लास्ट वीक में लॉन्ग इनिशिएट करके दिया था क्योंकि 4 दिन की इनसाइड बार से ब्रेकआउट था, तो हमको एनीवेज HDFC बैंक तेज लग रहा था। पूरे स्ट्रक्चर का हाई है, अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो ऑलमोस्ट 65 हफ्ते हो चुके हैं ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंडल पैटर्न कह सकते हैं बना रहा है। तो उसका ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2050 हमारा टारगेट था, तो अब यहाँ से हमने बाई कॉल इनिशिएट करके दिया था। 1760 1780 की जोन पहला टारगेट है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है 1780 के ऊपर, क्योंकि मल्टीपल फेलियर्स रहे हैं, अब अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो कंप्लीटली वीक लॉन्ग्स निकल चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में पूरा माल है। अब जब 1780 के ऊपर क्लोज करेगा तो ये 2050 तक जाता हुआ दिखेगा। तो बैंकिंग में हमारी टॉप पिक जो है वो अगेन HDFC बैंक है, इसमें हमको सबसे ज्यादा तेजी लग रही है, फॉलोड बाई एक्सिस बैंक। कोटक बैंक भी हमारी टॉप पिक में, इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से आज वो थोड़ा सा गिरा हुआ है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी इसको बाई करने की। सपोर्ट जोन जो आता है कोटक बैंक का वो आता है 1720 के आसपास, तो 1720 मिलता है तो कोटक बैंक भी बाई करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोटक में सर ने बता दिया कि किन लेवल्स पर बाय करना, और HDFC बैंक पर भी स्ट्रेटजी बता दिया है। लेकिन चूंकि दोनों के ही नतीजे आए थे, दोनों के नतीजों के बाद किस तरह से ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च हाउसेस सोच रहे हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताएं। जी, अगर दोनों के नतीजों की बात करें, कंट्रास्ट नज़र आया है नतीजों में भी और शेयर के प्राइस में आपने भी दिखाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक के नतीजों में बाजार को पसंद आए। और HDFC बैंक के हम रिजल्ट्स की बात करें, उनका प्रॉफिट 5.3% बढ़ा था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.46% रहा है। लेकिन सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से बाजार को पसंद आया है वो है प्रोविजनिंग। HDFC का जो ग्रॉस NPA है वो खाली 1.36% हुआ है 1.33% से, तो ये काफ़ी बैंक को पसंद आया। साहब बर्नस्टीन पर नजर डालें, उन्होंने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट दिया है 2100 का, और Q2 के रिजल्ट्स उनके हिसाब से जो है इन लाइन एस्टिमेट्स रहे हैं, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं रहा है। और ये भी कहा है कि जो बाकी सेक्टर में दिक्कतें नज़र आ रही हैं, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में घटना, अनसिक्योर्ड लैंडिंग से प्रॉब्लम, वो इस बैंक में इतने नज़र नहीं आई है। भाई गोल्डमैन सैक्स की बात करें, गोल्डमैन सैक्स का भी सिमिलर टाइप का व्यू है, बाय की कॉल दी है, 2156 का टारगेट है। और यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने कहा जो कोर PPOP यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो रहा है इनका 2.7% पे, तो वो उस पर जो रिटर्न ऑन एसेट रहा है वो 2.7% का रहा है, जो अच्छा माना गया है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% एस्टीमेट से अहेड आता हुआ नजर आया है, तो इस सब जो है गोल्डमैन सैक्स को पसंद आया है। JP मॉर्गन की बात करें तो JP मॉर्गन न्यूट्रल कॉल दिया और टारगेट दिया है 1750 का, और Q2 के जो प्रॉफिट एस्टीमेट हैं वो अहेड रहे हैं, और NIMs जो है वो फ्लैट रहे हैं। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी भी कंपनी ने कहा है कि वो बेटर रही है, क्योंकि सिर्फ स्लिपेजेस होते हैं वो 0.7% में ही कंटेन करे गए। लेकिन अगर कोटक की बात करें तो कोटक के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट है वो एस्टीमेट से कम रहा है, नेट प्रॉफिट जो है 5% बढ़ा है, लेकिन NII नेट इंटरेस्ट इनकम जो डबल डिजिट की रही है। इसमें जो मेन कंसर्न आया है वो है NPAs की वजह से, क्योंकि NPA ज़्यादा थे, उसके लिए प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ी, तो प्रोविजनिंग की वजह से ही जो है सिंपल सीधे आपको नेट इंटरेस्ट इनकम और जो प्रॉफिट्स में असर आता हुआ नज़र आया है, और इसी वजह से स्टॉक आज 5% डाउन हुआ है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो ब्रोकर्स बुलिश नज़र आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बाय की राय दी है, 2026 का टारगेट दिया है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने माना है कि कंडीशन ख़राब रही है, और एक और जो पॉइंट है कोटक के लिए, वो जब अक्टूबर में भी जब एम्बार्गो भी लगा था कि कोई वो ऑनलाइन कस्टमर्स को हायर नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, इसको भी सारे ब्रोकरेजेस ने कंसर्न किया है।
जेपी मॉर्गन की बात करें, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट का टारगेट दिया है और टारगेट दिया है 2030 रुपीज़ का। तो गोल्डमैन जेपी मॉर्गन का भी ये मानना है कि जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी कम रही हैं, एस्टीमेट्स नीचे रही हैं, एसेट क्वालिटी में जो गिरावट आई है उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स द्वारा भी, जेपी मॉर्गन द्वारा भी, जेफरीज का भी ये मानना है कि होल्ड की टारगेट है 2000 का, लेकिन स्लिपेज एक कंसर्न बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में तो तीनों ही जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, माफ़ कीजिएगा, दो जो हैं बर्नस्टीन और गोल्डमैन सैक्स, इनकी तरफ से तो अच्छे ही टारगेट्स हैं। जेपी मॉर्गन थोड़े न्यूट्रल हैं, तो उनके भी टारगेट इतने नीचे नहीं है। लेकिन कोटक में भी कोई इतने ख़राब टारगेट नहीं है कि शेयर 6% भले ही पिटाओ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इन टारगेट्स को देखें और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अंशुल सर से हमने बात कर ही ली है, उन्होंने बता दिया कि 1720 के आसपास आता है तो अच्छे से बाय कर सकते हैं। सनी सर भी बता कर गए थे कि 3 महीने के व्यू से कि 3 महीने आपको एक्यूमुलेट करना है, नीचे जैसे जैसे आता जाए एसआईपी मोड में खरीदते जाएं। तो कोटक में इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है। शौर्य, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ और नतीजे जो कि इस चीट देखना चाहता था और अच्छे भी दिखे, उसमें पीसीजे का नाम आता है क्योंकि रेवेन्यूज़ में करीब 11% का जंप देखने के लिए मिला और कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो 179 करोड़ रुपए का देखने के लिए मिला है, जो कि लास्ट क्वार्टर में जुलाई सितंबर में 138 करोड़ का लॉस था। तो वहाँ से एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। कंपनी की जो इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड वही है कि जो कंपनी ने बैंकर्स के साथ सेटलमेंट किया उसकी वजह से इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो पूरी तरह से घट गई और पूरा प्रॉफिट में आ गया। जो फाइनेंस कॉस्ट ये करीब 120-25 करोड़ देते थे हर क्वार्टर में, वो घट के 2 या 5 करोड़ रुपए रह गई है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो सीधा पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो प्रॉफिट बन गया। अंशुल जी, कैसे देखें? पीसीजे को चल भी चुका है लेकिन शेयर अब ये भी कंसर्न है, तो अब चले हुए को देखें या रिजल्ट्स को देखें? देखिए, रिजल्ट्स को देखना चाहिए क्योंकि अगर रिजल्ट इसी तरह से कंटिन्यू रह गए तो ये स्टॉक वापस से अपना ऑल टाइम हाई जो 700 के आसपास था, सॉरी 500 550 के आसपास था, उसको आराम से टेस्ट कर सकता है। मैं एक चीज नोट कराता हूँ आपको। सेल्स देखिए, पिछले 2 क्वार्टर में 40 करोड़ 48 करोड़ थी, करंट क्वार्टर में जो अभी रिजल्ट आया है 401 करोड़ थी और प्रॉफिट 3.4 ईपीएस जो रहा है 3.40 रहा है। तो अगर ये इंटरेस्ट कॉस्ट इसी तरीके से घटती है और ये सीधे बॉटम लाइन पे जाता है, प्रॉफिट पूरा अगर बॉटम लाइन में आता है, तो आप मान के चलिए कि अगले 2 क्वार्टर ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ रहेगी और अगर 3 से 4 क्वार्टर ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ रहती है तो जहां से ये ग्रोथ स्टार्ट हुई है वहां से स्टॉक आराम से डबल हो जाता है। तो अगर ये 2 क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में 213% की एक्सपेक्टेशन है, उसके अगले क्वार्टर में 179% की एक्सपेक्टेशन है और सेल्स ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर जिस हिसाब से रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है आ जाते हैं तो मान के चलिए कि स्टॉक बहुत आराम से यहाँ से डबल हो सकता है। तो इंटरमीडिएट थोड़ा सा करेक्शन रहेगा क्योंकि रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 महीने में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं ट्रेड करेगा, स्टॉक रोज ट्रेड करता है। तो मिडवे करेक्शंस रह सकते हैं, बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है अगर मीट होती है तो कहीं भी 380-400 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं स्टॉक में। हम काफी बुलिश हैं इसमें, हमको लग रहा है कि एक बार 340 तक तो स्टॉक आ ही सकता है। बिल्कुल, तो 340 तक तो ये आ ही सकता है, तो यहाँ से भी डबल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉल तो आपको मिली गई है जो दर्शक इस शो को देख रहे हैं। दूसरा सर, रिजल्ट जियो फाइनेंशियल, इस पर काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते हैं। इसके रिजल्ट्स इस बार ठीक आए हैं। रेवेन्यू 14% और प्रॉफिट करीब 3% बढ़ा है। वाई तो प्रॉफिट 3% बढ़ा है, लेकिन क्यू और अच्छा जंप देखने के लिए मिला है। लेकिन इसमें भी वही एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इनमें ना डिविडेंड इनकम आती है, तो वो हर क्वार्टर में नहीं आती है, इस क्वार्टर में आई है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट अचानक से शूट अप कर गया। कैसे देखें जियो फाइनेंशियल को अंशुल जी? देखिए, जियो फाइनेंशियल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन का अच्छा मौका है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक अवॉइड की लिस्ट में होना चाहिए। जब तक ये 360-365 के ऊपर नहीं निकलता है, स्टॉक में किसी तरह का मोमेंटम आना मुश्किल है। अगेंस्ट द मार्केट अल्फा भी जनरेट नहीं कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अवॉइड है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छे बेस के आसपास है, यहाँ पे अगर 12-18 महीने के लिए रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे प्राइजेस है जहाँ लेके रख सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा है 12 से 18 महीने में एक आध क्वार्टर और रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर ये मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। 12 से 18 महीने में स्टॉक कहीं भी 500 के आसपास के रेट आपको दिखा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है और 370 के ऊपर जैसे निकलता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी हम बाय कॉल इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे।